चिक्की को हम ओपनिंग बैट्समैन मान लेते हैं 90s का। यारा ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी। 90s के गाने सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, आप देखिए रिमिक्स करके आ रहे हैं, बट हमने ओरिजिनल सुना हुआ है। शर्मा के झुक गई झांझरिया, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा, लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है, वो हमारे टीनेज की था। तुझे तो दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, जा किसी लड़की से आंखें चार कर। सबसे जागृत नस्ल है 90s वाली, और हम सबसे सेंसिबल लोग हैं जिनके भीतर रिश्तों की समझ, और हमने टेक्नोलॉजी को बदलते देखा है, हमने दौर को बदलते देखा है। दामन में आना किसकी इनायत है, तेरी मोहब्बत है। आइए आपका इंतजार था, मैंने तुझे खत लिखा सजना, मैंने तुझे खत लिखा, मैंने तेरा खत पढ़ा सजनी, मैंने तेरा खत पढ़ा। तो भाग के तो किस्सा ही वही है एक्चुअली। भाग के देखे और 10th फेल भी हुए हम लोग। 5 दोस्त थे, पांचों के पांचों फेल हुए। सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ। धरती पे चाहे जहां भी 90s के ऊपर तो मेमोयर इसलिए हिट हो गए कि लोगों को लगा कि ये तो हमारी कहानी है, हमने भी ऐसी देखा है। किताबें गिरवी रख के हमने फिल्म देखी। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा, जब चाहो तुम्हें देखो आईना बना लूंगा। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, खुदा गवाह, खुदा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम और क्या चल रहा है में। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट से आपका तारुफ करवाऊं, मैं खुद इनसे जान लूं कि मैं इनका क्या कह के आपसे तारुफ करवाऊं। प्रोफेसर डॉक्टर मुन्ना पांडे जी, अभिनेता मुन्ना पांडे जी, थिएटर आर्टिस्ट मुन्ना पांडे जी, या मैथिली भोजपुरी अकेडमी के पूर्व मेंबर मुन्ना पांडे जी? जो अच्छा लगे, प्रोफेसर ही ठीक है। मुझे लगता है प्रोफेसर ही ज्यादा सही है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, और अभिनेता तो मतलब कायदे से कहा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक्सीडेंटल काम है एक। बाकी ये कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं आप? ये फिल्म अभी आएगी, एक शॉर्ट फिल्म है, लाइट फ्रॉम द अदर डेज करके, बॉब सॉ की कहानी है। अच्छा। बड़े राइटर थे इंग्लिश के, और 60s में एक मर्डर मिस्ट्री थी, साई-फाई, और वो हम जब कर रहे थे, मेरे एक मित्र हैं वैभव मणि त्रिपाठी, वैभव जी ने जो यायावरी भोजपुरी स्टोरी टेल चलाते भी हैं, तो वैभव ने हमें कहा कि भाई प्लान चल रहा है, कहानी लिखी है, अडॉप्ट किया है बेसिकली, तो उसको हम लोग क्यों ना प्लान किया जाए कि कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बनाते हैं उसको। जी मैंने कहा अच्छी बात है, और थिएटर वाला चूंकि एक सर्किट है जिसमें हम लोग काफी एक्टिव हैं, जी, जो दोस्त हैं उसमें मेरा, जैसे मेरी एमफिल भी तनवीर के ऊपर थी, फिर पीएचडी भिखारी ठाकुर पे थी, तो वो और एनएसडी का एक दायरा था ही, फिर बीएनए कुछ दोस्त थे, तो हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, ये तो कर सकते हैं, तो
बात होते होते आई तो लगा दोनों ही भोजपुरी भाषी हैं, तो क्यों ना भोजपुरी में ही इसको बना दिया जाए, क्योंकि भोजपुरी का जो स्टेरियोटाइप है उस हिसाब से ये थोड़ी अलग किस्म की थी। मर्डर मिस्ट्री हो और साईफाई हो, ये अपने आप में एक जी जी, experiment मर्डर रहता है। मिस्ट्री साईफाई भोजपुरी में ये बिल्कुल। पहली अपने तरीके की फिल्म होगी और शॉर्ट फिल्म है, जी, तो एक्सपेरिमेंटल है। कुछ दीवानों ने मिलकर अपनी मातृभाषा के लिए कुछ किया है, क्या बात। और अच्छी बात यह है कि जो भी एक्टर है सब हमारी शर्तों पे आए और मातृभाषा के नाम पे आए कि अच्छे लोग करना चाह रहे हैं, तो सबने अपने अपने हिसाब से समय दिया और हमने मुंबई में शूट किया बाकायदा। अच्छा, तो पूरा प्रोफेशनली टीम हायर हुई और बाकायदा वैनिटी लगी, बाकायदा टेलर लगे सेट पे, जो भी एक बड़ी फिल्म के लिए होता है वो सारा सेट करके 1 हफ्ते तक वो शूट चला। और छोटी सी फिल्म है, एडिट में अच्छी निकल आई है, और जब आएगी तो देखते हैं क्या होगा। बना तो दी है, लेकिन बनाना आसान है, बेचना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग बेचने के लिहाज से नहीं बनाई थी, लेकिन दिखाने के लिए हमने कोशिश की है, शायद बेहतर बन पाए। तो मध्यम नाम है उसका, मध्यम नाम है। उसमें पारितोष त्रिपाठी हैं, अभी के काफी चर्चित एक्टर हैं। अंशुमन शरण मिश्रा हैं, जिनकी 3 फिल्में आ चुकी हैं। अक्षरा के साथ एक फिल्म आ रही है, अक्षरा। अरुणा गिरी करके एक एक्ट्रेस हैं जो जिन्होंने अभी कॉलेज डेज और इस तरह की काफ़ी सीरीज की हुई है, और फसल एक फिल्म उनकी आ रही है ऑलरेडी, तो वो भी बेहतर कुछ करना चाह रही थी, तो हमने उनको भी अप्रोच किया। मिस हरियाणा भी रह चुकी हैं और अच्छा, भोजपुरी भाषी हैं, तो हम लोगों ने सबको मिल के बाकायदा कन्विंस किया है, और फिर ये मध्यम फिल्म अभी आएगी, जी। मतलब इस साल आ तो जाएगी। इस फिल्म के लिए आपको शुभकामनाएं हमारी। अब चूंकि हमारे गेस्ट आप आने वाले जी। थे, तो हमारी टीम ने थोड़ा बहुत रिसर्च किया आप जी। पे, तो आप पंकज त्रिपाठी और अमिताभ बच्चन के साथ तस्वीर में दिख रहे हैं फेसबुक पे। तो हाँ, फेसबुक पे। जी, तो प्रोफेसर मुन्ना पांडे जी का ये अभिनेताओं के साथ देख के हमारी जिज्ञासा थोड़ी इसलिए जागी कि भाई ये क्या है। खैर, अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगी कि जो मुन्ना पांडे जी हैं, प्रोफेसर मुन्ना पांडे जी, इनके घर का नाम कुणाल है और इनका ऑफिशियल नाम मुन्ना है, तो ये क्या है? नहीं, कुछ नहीं, मतलब इससे समझिए कि नाम में क्या रखा वाली थियरी है, बट असल क्या है कि नाम कंफ्यूजन में हुआ कि अब एक होता है ना कि आप किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे होते हैं और फिर पता चलता है कि किसी दिन कोई गार्जियन को बोल देता है कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए लड़का। तो मैं सेंट जोसेफ्स में था, फिर डीएवी में था, फिर ये हुआ कि भाई रजिस्ट्रेशन करा दो 10th का। तो रजिस्ट्रेशन जब हुआ तो वो घर के नाम से रजिस्ट्रेशन मेरा चला, फिर तो वही रह गया। तो और वही अब पहचान है, क्योंकि ये बड़ा मजेदार हो जाता है कभी कभी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको लगता है कि इस तरीके के अतरंगी नामों वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, और आप आमतौर पर अगल बगल नहीं मिलते हैं। लेकिन क्या है कि एकेडमिकली आप जब गोल्ड मेडल और तमाम तमगे लग जाते हैं आपके साथ, तो लगता है यार मतलब सीरियस लगता नहीं नाम से, नाम तो सीरियस है, तो वो नहीं, अच्छा हमारे लिए मजेदार है। हमारे लिए शॉकिंग ये था कि घर का नाम कुणाल, तो ये हमारे लिए नहीं, बस यूं ही एक घटना थी बस वो, जी कि वो रजिस्ट्रेशन जो हुआ वही नाम असल रह गया जी। बस। तो आप गोल्ड मेडल धारी हिंदी साहित्य में आपने वो तो एक दौर था रामदास कॉलेज में। जी, हो तो ये बिहारियों के लिए जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या ये स्ट्रगल है या था? नाम को लेके नहीं, बिहारी पढ़ाई को स्टूडेंट्स, लेके। बिहारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे मैं रामदास कॉलेज में था, रामदास कॉलेज में तब का माहौल तो ये था कि इसे एक तरीके से हम लोग मजाक में कहते थे कि पटना यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज है, क्योंकि सबसे तो बिहार के बच्चे थे। और कमाल की बात ये थी कि तमाम बिहार बोर्ड से पढ़े हुए लड़कों की तरफ मैं भी वो लड़का था जिसको पढ़ना हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस था, लेकिन हिंदी ऑनर्स में एडमिशन मिला क्योंकि बिहार बोर्ड नंबर ही नहीं देता आपको। तो कैंपस और मुझे प्राइमरीली तो बिल्डिंग अच्छी लगी कि ये अच्छा लग रहा है कॉलेज, इसमें एडमिशन हो जाता तो ठीक रहता, तो हिंदी में मतलब दाखिला हुआ। और फिर अच्छी बात ये रही कि फिर जब मैं मास्टर्स वहाँ से करके निकला, तो अभी तो थोड़ी क्या कहते हैं उसको कि अपने मुंह में मिठू होगा, लेकिन उस कॉलेज का जहाँ बड़ी मुश्किल से एडमिशन हुआ था, मेरा अंतिम दिन हुआ था, तो वहाँ मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर रहा। क्या बात हिंदी का तो अब तक का मैं ही हूँ फिलहाल, क्या बात उसका मेडल मिला मुझे। और मेरे बैच ने यूनिवर्सिटी की तकरीबन 3 पोजीशंस, मुझे ठीक ठीक याद है, तो ये मतलब गोपालगंज में किसी को भरोसा नहीं होता था कि ये पढ़ेगा अभी। गोपालगंज जहाँ से आप हैं, जहाँ से मैं हूँ, तो वहाँ किसी को भरोसा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। बट उसका फायदा ये हुआ कि जो आधी परवरिश मध्य प्रदेश की रही,
उधर से भी काफी बच्चे जानने वाले आने लगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मेरे यहाँ से भी काफी बच्चे आने लगे। अच्छा, गोपालगंज की आपने चर्चा की, तो मेरी टीम ने बताया कि गोपालगंज से उन्हें 90s याद आता है, और क्या है ये 90? आप क्यों 90s से निकल नहीं पा रहे हैं? नहीं, 90s तो आपके पोस्ट और जिनका अधिकतर लोग वेट करते हैं कि 90s, आप उसका सुरूर अभी तक आपके ऊपर है, क्यों? नहीं, देखिए, एक तो 90s पॉलिटिकली तो बिहार के एक खास तरीके के बच्चों के लिए, खास वर्ग से जो आते थे, वो मोस्टली माइग्रेशन उस दौर में हुआ। और किसी भी ना पॉलिटिक्स में गए हुए, एक मतलब मैं बात बताऊं कि उस दौर जो ये सिनेमा में एक चेंज आ रहा था बहुत बड़ा, और खास तौर पे मैं मजाक में कहता हूं कि आशिकी को हम ओपनिंग बैट्समैन मान लेते हैं 90s का। तो ये गानों का दौर था, वो 89 में आई थी, 88-89 में। तो उसके बाद क़यामत से क़यामत तक, फिर मैंने प्यार किया, फिर फूल और कांटे, सब दौर शुरू हुए, और अजय देवगन के साथ साथ तीनों खानों का ये उभार का सबसे बेस्ट टाइम है। और मुझे लगता है कि ये म्यूजिकलिटी जो फिल्मों में एक खास तरीके से नदीम श्रवण और दूसरे म्यूजिशियंस के साथ आई, कुमार सानू का उभार हुआ, ये हम लोग टीनेज में जब बड़े हो रहे थे, तो हमारे बड़े होने के साथ साथ ये सारे हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड हुए। कई सारी चीजें, इस्लाम बुक आया, ग्रीटिंग कार्ड्स, इस तरीके की चीजें, आर्चिस गैलरीज, चीजें बदल रही थी, और उदारवादी दौर शुरू हो गया था। तो वो चूंकि हम बड़े होके जिए हुए थे, तो ये म्यूजिक हमारे जहन में बसा रहा। और देखिए, जिसको लोग मजाक में कहते हैं, जैसे मेरी पत्नी कहती है बार कि तुम्हारी रिकॉर्ड, जो म्यूजिक का एक रिकॉर्ड है, वही अटका हुआ है, वही जाके रिवाइंड हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो मजाक में कहती है, लेकिन वो जो है वो हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड हुआ, और वो अब देख रहा हूँ कि फिर से बाउंस बैक कर गया है, क्योंकि 90s के गाने सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आप देखिए, रिमिक्स करके आ रहे हैं, बट हमने ओरिजिनल सुना हुआ है, और वो हमारे टीनेज की थापी है, तो वो कहाँ जाएगी? वो तो हम जब जाएंगे तभी जाएगी। अच्छा, जैसे हमारी पिछली पीढ़ी, हमारे पिताजी, चाचा जी लोगों ने, राजेश खन्ना, राजेंद्र कुमार, उनका टीनेज वो था जी, वो वैसे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। जैसे कि आज भी ऑटो वाले, बस वाले 90s के ही गाने बजाते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम अभी भी, नहीं, उससे भी ज्यादा, मतलब यानी कि सिर्फ ये हमारी आपकी समस्या नहीं है 90s में घुसे रहना, ये है, एग्जिस्ट कर रहा है। ये सबसे जागृत नस्ल है 90s वाले, और हम सबसे सेंसिबल लोग हैं जिनके भीतर रिश्तों की समझ, और हमने टेक्नोलॉजी को बदलते देखा है, हमने दौर को बदलते देखा है, संबंधों को बदलते देखा है। तो हमारे पास इसलिए रह गया है कि हम वो पीढ़ी अभी बचे हुए हैं कि हम म्यूजियम में जाने लायक नहीं बने हैं, कि हमें समाज चाहिए, हमें एक समाज चाहिए, उस समाज को हम जीते हैं अपने। और अभी भी हम बुफे लगता है तो हमारी ही जनरेशन है जो दिल्ली में रह रही है, या मुंबई रह रही है, यूएस में रह रही है, मिडिल ईस्ट में रह रही है, वो लौटती है और कहती है कि यार पंगत रहता तो बढ़िया रहता। कि अभी भी हमारे यहाँ जब बेटियों की शादी होती थी, तो पूरे गांव के लड़कों की सहमत आई रहती थी कि उनको चप्पल निकाल के सबको पंगत में खाना परोसना है। तो एक पूरा कल्चर बदल गया, पूरा सिनेरियो बदल गया। गांव घर के रिश्ते होते थे कि एक गांव की लड़की को अगर किसी ने मोहल्ले के बाहर छेड़ दिया, गांव के बाहर छेड़ दिया, तो पूरा गांव इकट्ठा होकर चला जाता था। लेकिन आज क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसके गुड एंड बैड सब चीजें, साइड्स होते हैं, इसका भी रहा। तो उसमें क्या होता है कि अब पड़ोस की लड़की आपके लिए क्या है, वो मायने बदल के संबंध हो गए। तो हम लोग थोड़े उस मामले में अच्छे लोग बचे हुए हैं। ये थोड़ी एडवोकेसी है, अच्छे लोग हर दौर में होते हैं, बट ये 90s वाली जो जमात है ये ज्यादा सेंसिबल है, क्योंकि मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। एडवोकेसी है थोड़ी, इसको मेरा आतताई स्टेटमेंट मान लीजिए, लेकिन हम ज्यादा सेंसिबल लोग हैं, जो रूटेड लोग हैं। और जहां तक रोड पे बजने वाले संगीतों की बात है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तो दिलवाले बजा, अटौला खान बजे, नाई की दुकान से लेके। मैं तो अभी भी ट्रैवल जब करता हूँ तो मेरे मोस्टली जो वीडियोस होते हैं वो 90s में ही होते हैं, और जो भी इंस्टा पे रील लगती है वो भी 90s के गाने ही लगते हैं। मुझे लगता है कि एक चीज है जहाँ सब कुछ शामिल है। मतलब आपको कोई डांट भी देगा या सिचुएशन को ऐसे लगे फ्रस्ट्रेट है, दिमाग खराब है, तो लगता है कि अरे नहीं, ये वाला गाना मुफीद बैठता है मेरे पे। तो हम लोग उस तरह से थोड़े रोमानियन फिल्म वाले लोग हैं, सिंगल स्क्रीन वाले लोग हैं। सिनेमा जीते थे, टिकट फाड़ के उड़ाते थे हॉल में, गमछा फेंक के हम लोगों ने सीट छेकी हुई है, स्कूल से आके फिल्में देखी है। ये जो सिनेमा का नॉस्टैल्जिया है, ये हम लोग के साथ है, और शायद यही वजह है कि सिनेमा लौट रहा है। तो आप देखिए ना, जो सिनेमा बनाने वाले लोग हैं, जैसे प्रीतेश, एक लड़का हमारे 90s का ही, वो सिनेमा मरते दम तक लिखता है। बी ग्रेड सिनेमा पे कितने लोग बात करते हैं, लेकिन उसने लिखा, नाको सिन्हा राम गली जिन्होंने बनाई, उनके ऊपर बात की है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। इसी तरह से 80s पे एक आई थी ठाकुर सिस्टर्स पे,
तो ऐसी सीरीज भी लौट रही है ना पीछे। अभी सबको लगता है कि वैसे फैन फॉलोइंग आप देखिए मिलियंस होंगे जो 90s के एडवर्टीजमेंट पे बहुत सारे हैं, हमारा बजाज और तमाम चीजें। तो टेलीविजन भी बदल रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट से शुरू हुआ, और जो वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि आपने बात की, तो वो तो थोड़ा सोफिस्टिकेशन के दौर का मामला है। उसके पहले तो वो सारे गाने थे कि हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी या गलती कर लो, या फिर जाओ तुम चाहे जहां, या फिर फूल और कांटे के गाने, तो ऐलान यही करने आया, ये सारी चीजें थी। तो वो ये जहन में था, और धीरे धीरे लिटरेचर पढ़ने लगे तो लगा कि लिटरेचर ने एक सेंस दी कि जो चीज हम देख के पले बढ़े और जो चीज दिल्ली में हमसे छूटती जा रही थी, तो थोड़ा सहेज शुरू किया उसका। तो सहेज करके फिर आउटलुक पे एक सीरीज ही चल गई पूरी लंबी। और गिरधर सर ने कहा कि गिरधर झा जी उसके एडिटर, तो और चिंकी सिन्हा ने, क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने लिखवा लिया जो फेसबुक पे जा रहा था। तो जल्दी हम शायद इसे किताब की शक्ल में हाँ, देखेंगे। किताब ऑलरेडी आ रही है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं Thank you। आपको। दिल कबूतर और #90 के दीवाने, अभी टेंटेटिव टाइटल है उसका। दिल कबूतर और #90 के दीवाने। हैशटैग इसलिए कब हैशटैग जनरेशन है ना, तो हमने हैशटैग लगाया और अंडरस्कोर भी तो लगाया। जैसे 90s अभी भी आ रहे हैं, उसी तरह हैशटैग के थ्रू हमने आप वहां से यहाँ ले लिया। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। सिर्फ कहानी नहीं है वो, हम लोग 5 दोस्तों की कहानी है जो स्कूल से भाग के देखते तो थे। 90s की ये इतना असर इसलिए भी तो होगा कि आप उस समय टीनेज में थे, तो यादें भी तो जुड़ी होंगी कुछ गलियों वो में। मेमोरी ही है हमारे। जैसे मुझे लगता है कि सिनेमा जिससे सबसे ज्यादा आप गार्जियन, जैसे इसको यूं समझिए कि गार्जियन सबसे ज्यादा डराता है कि ये चीज नहीं करनी है तुम्हें, तो सिनेमा नहीं देखना है। तो उस तरीके का अनुशासन में हम लोग थे। भाग के देखा तो- नहीं होगा। तो भाग के तो किस्सा ही वही है एक्चुअली, भाग के देखे और 10th फेल भी हुए हम लोग। 5 दोस्त थे, पांचों के पांचों फेल हुए। और क्या बात है। एक साथ फेल हुए। और सिनेमा की तरह जिंदगी भी रही कि हम मिले भी, तो मुझे लगता है कि लास्ट हम सभी 5 दोस्त 98 में अलग हुए थे, और 2019 में हम मुलाकात हुई हमारी, फिर से हम रियूनियन हुआ। तो ये लंबा जो 2 दशकों से ज्यादा का गैप है लगभग, तो ये सिनेमाई दौर था। एक्चुअली सिंगल स्क्रीन थिएटर भी था उस तरीके से। तो सिनेमा देखने की जैसे वो एक आदत होती है ना, वो आदत अब थोड़ा सा लगता है कि जब से OTT और तमाम चीजें आई हैं, इनका अपना दौर है, वो देखते हैं। आदत एक बार पड़ जाती है सिनेरियो को, सिनेमची सिनेडी जो कह लीजिए, तो वो सिनेमचियों को, तो हम सिनेमची थे और उसी ने मिलाया भी। सिनेमा की तरफ मिले, फिर सिनेमा की तरफ बिछड़े, फिर मिले, तो ऐसा दौर रहा है। तो वो चीज तो रही। और मतलब जो एक बेगानापन है मल्टीप्लेक्स का ना, वो हमारे दौर में नहीं था। सिनेमा सब लोग मिल के जी के देखते थे। एक आदमी जाता था 10 की टिकट लेके आता था, फिर वो उंगलियों पे कई छिले हुए दाग हैं, वो यादों की थाती है हमारी, जो टिकट काउंटर से खींच के टिकट निकाल लेना। हमारा एक दोस्त था महेश, वो टिकट लेने में महारथी था। हर्षवर्धन था, फाइनेंसर था। तो अभी सारे लोग अच्छे हैं, आप लोग जो इंजीनियर। फिल्में देखने जाते थे तो फाइनेंसर हर्षवर्धन तो इसलिए पैसे वाला था ना थोड़ा, तो पैसे वाला था, उसको पैसा मिलता था तो घर से। तो उसके बड़े पापा लेबर अफसर थे, तो वो पैसा वही इन्वेस्ट करवाता था। बाकी दूसरे कांड भी हुए हैं, तो कहानी है, मेमोयर है 90s के ऊपर। तो मेमोयर इसलिए हिट हो गए कि लोगों को लगा कि ये तो हमारी कहानी है, हमने भी ऐसी देखा है। जैसे किताबें गिरवी रख के हमने फिल्म देख ली, तो इस तरीके से देखना था, दलाल देखना था। तो वैसे उसी कहानी है कि दोस्ती का लिटमस टेस्ट, कि कौन अपनी किताब गिफ्ट रखता है, वो गिरवी रखता है, और फिर हम दलाल देखने गए फिर वीडियो हॉल में। तो वो दौर था, तो वही किताबें हैं, वही चीज चल रही तो है। सिनेमा जो प्यार है, जी। उस समय 90s का सिनेमा जो प्यार है, तो उसका आपके प्यार पे भी कुछ मतलब ये अन्योन्याश्रय तो नहीं है? नहीं, हर आदमी के भीतर जो सेंसिबल आदमी वो प्यार करता ही है। तो हमारी पत्नी तो खैर हमारे साथ ही पढ़ती थी कॉलेज में, तो नहीं, बात हम 90s पे ले जाएं। नहीं, वो तो उस समय का तो कुछ भी अब कहना ठीक नहीं होगा ना। तो हम लोग तो उस समय, एक तो ये होता है कि दिखने में भी तो अजीब ही थे ना उस दौर में भी। तो अभी क्या होता है कि थोड़ा सा हड्डियों पे नहीं, थोड़ा हमने तो मांस चढ़ गया। आपकी तस्वीर देखी, आप अमिताभ बच्चन की लंबाई को बराबरी देते हुए खड़े हैं। अमिताभ बच्चन की लंबाई की बराबरी है, बड़ेपन का नहीं। अमिताभ बहुत बड़े हैं। ऑब्वियसली। तो वो तो पंकज त्रिपाठी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़े भाई की तरह हैं, उन्होंने जिला जवारी आदमी है, उन्होंने मुझे हाँ, एक दिन कहा, मुंबई में था मैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के आमंत्रण पे मुझे लेक्चर देना था सिनेमा पे और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के बीच में। तो एक दिन मिले हम लोग और उन्होंने कहा कि शाम को फोन किया कि घर आना है। तो
मैंने कहा कि आ सकता हूँ, जैसा आप कहें। आप पंकज त्रिपाठी की बात कर जी, रहे हैं। तो जी। उन्होंने कहा घर आना है, तो मैंने कहा कि आ सकता हूँ भैया, आप बताएं। कह रहे हैं कि वर्ली से तो तुमको टाइम लगेगा आने में, 2 ऑप्शन है, या तो घर आ जाओ, साथ खाना खाएंगे, और कुछ लिटरेचर पे बहुत सारी बातें हो जाती हैं, नया क्या चल रहा है, तो पढ़ते लिखते भी खूब है। दूसरा तुरंत उन्होंने ऑप्शन दिया कि या कि अमिताभ बच्चन से मिलना है, तो कौन पागल होगा जो अमिताभ बच्चन से नहीं मिलना था। हमने कहा अमिताभ बच्चन क्या बात है। बिना एक बैठ के, तो फिल्म सिटी में जो मिलना हो पाया उन्हीं की वजह से, जी। क्योंकि उनका एक प्रोग्राम शूट हो रहा था नितिन जी के साथ। नितिन पंकज जी- त्रिपाठी से आपकी काफी अच्छी हम देखते हैं कि हाँ आपकी बातचीत है। जी जी, जी। तो पंकज त्रिपाठी तो हमारे क्षेत्र के, हमारे आपके जी, क्षेत्र जी। के बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी, हमारी तरफ से ये, हम दर्शकों की तरफ से, हम अपने प्रोग्राम की तरफ से ये पूछना चाहते हैं पंकज जी। त्रिपाठी जी से कि भोजपुरी के लिए क्या? हमारी बात होती है भोजपुरी के जिस तरीके के जो सिनेमा है, वो सारी चीज़ें जैसी चल रही हैं उनकी भी चिंता है, और कोई ढंग का आदमी, वो बार बार कहते भी हैं कि, और हम लोग भी प्रेशर देते हैं कि आप कुछ ऐसा कीजिए क्योंकि आपसे उम्मीदें हैं। तो अच्छी बात है कि इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा आदमी जो है, ये चिंता जाहिर हम लोग उसे सुन लेते हैं कि हाँ करना चाहिए, तो कर रहे हैं, वो भी करेंगे, कह रहे हैं अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा तो करेंगे। और हमने देखा है आप लोगों के कुछ इवेंट्स आप लोग करते थे, तो वो बकायदा उस इवेंट में पहुंचते हाँ। थे, रात भर दर्शकों के बीच तालियां बजा रहे वो हैं। तो वो था पजवार में करते थे, पंडित घनश्याम शुक्ला जी हुआ करते एक टीचर, तो वो आखिर का एक प्रोग्राम होता था, उसमें एक बार मैं आया जी। कहने पे कि मैं आऊंगा। तो ये भाषा के प्रति प्रेम ही तो है। हाँ, भाषा के प्रति प्रेम है, इसीलिए हम लोग भी कनेक्टेड हैं, क्योंकि जी। सिर्फ गोपालगंज से तो बीसीओ लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको लगता है कि रूट्स की तरफ जाना है और अपने लिए कुछ देना, क्योंकि लौटाने का एक टाइम आता है। चाहे पंकज त्रिपाठी जी हुए, या फिर मनोज वाजपेयी हुए, या फिर हमारे यक्कू रूट्स और वो, हाँ, क्रूज अखिलेश- अखिलेश मिश्रा जी, तो हम सब चाहेंगे हमारे दर्शकों की ओर से और हमारे कार्यक्रम की ओर से कि भोजपुरी के लिए भी वो लोग कुछ नहीं, वो करें। कोशिश कर रहे हैं, अगर जी। अच्छी स्क्रिप्ट गई तो बिल्कुल ही करेंगे, और जैसा मतलब मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो कर रहे हैं, क्योंकि जी। स्क्रिप्ट लगातार ढूंढी जा रही है, अच्छा। और वो बनेगा ही बनेगा, और मैं बता रहा हूँ जब बनेगा तो बड़े स्केल का ही बनेगा। अभी अटल की वो स्क्रीनिंग जब थी, और जब वो ये चल रहा था प्रचार उसका, त्रिपाठी जी की जी, तो उस समय उन्होंने बकायदा एक पत्रकार को बोला, अविनाश है एक लड़का बीपी में, तो उसको बकायदा कहा उन्होंने कि मैं बहुत बनाऊंगा और उसका स्केल भी आप देखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश में हूँ कि ढंग की चीज कुछ मिले, तो ढंग की चीज ही तो नहीं है जिसकी हाँ। लड़ाई हम लोग बार बार करते हैं कि जो आइडेंटिटी भोजपुरी की बनी हुई है, हम वो तो नहीं है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा, जैसे हमारे से लोग सिनेमा की दीवानगी में हम लोग गुंडा भी देख लेते हैं, मिथुन की चीता भी देख लेते हैं, ऐसी फिल्में भी जिसको अब कहीं पढ़ाना हो तो कहेंगे कि यार क्या बकवास है, लेकिन हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि चलो सिनेमा ये भी एक तरीके का सिनेमा है, लेकिन वही उसकी पहचान बन जाना। जी जी जी। तो भोजपुरी ने क्या किया कि उथलापन ओढ़ लिया, और दूसरा क्या है कि हम लोग तो बड़े दर्दनाक स्थिति में इसलिए हैं कि एक इंडस्ट्री का पूरा सिनेमा भारत के राष्ट्रपति के दखल के बाद बनता है, राजेंद्र बाबू जी। के हस्तक्षेप से, और वो सिनेमा जिसकी कहानी बिमल रॉय के लिए लिखी गई थी, और वो फिल्म बनती है, और सोचिए वो आके कैसे गिर जाती है कि मुंह के बल, सब नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। जैसे मराठी सिनेमा देखिए, अब दादा कोंडके से बढ़ के अभी तक सैराट तक आती है, या नट सम्राट तक आता है, तो ये एक दौर है कि लोग धीरे कम से ऊपर जाते हैं। हमने शुरुआत ही बेस्ट की, और उसके बाद धीरे धीरे चले गए नीचे, तो सबको ये चिंता है, क्योंकि भोजपुरी से जो और मिसिंग अब है, भोजपुरी अश्लीलता का पर्याय बन चुकी है। अश्लीलता है, और दूसरा क्या है, ऑडियंस का, अब देखिए लगातार हमारे स्क्रीन बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि अच्छा। अगर आप कुछ नया नहीं करेंगे तो फिर आप डूबेंगे। और आज के टाइम में देखिए कि जो भी बड़ा स्टार है, एल्बम और यूट्यूब के वजह से जिंदा है, सिनेमा हाँ। से इनकम कहाँ हो रही है, सिनेमा से रिलीज कहाँ हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि गायक या फिर अभिनेता जो भोजपुरी को सोपान की तरह इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो राजनीति, कोई भी, मनोज तिवारी, रवि किशन जी, अब तो निरहुआ जी, पवन हाँ। सिंह जी, तो यानी कि वो कला के प्रति समर्पित है ही नहीं, कहीं ना कहीं उनकी मंजिल राजनीति थी क्या? नहीं, ये क्या होता है ना कि आदमी की जो भूख है ना, वो बहुत बड़ी होती है। पहले लगता है कि बस एक रोटी से पेट भर जाए, तो एक रोटी की चाहना, फिर यश मिल गया, पैसा चाहिए, यश मिल गया, अब क्या करें, नया में सिनेमा चल नहीं रहा है, आप पुअर कॉपी बन के रह गए हैं हिंदी सिनेमा के सी डी ग्रेड की फिल्मों के, और भोजपुरी का लैंडस्केप गायब हो गया आपका। तो जिसको लगता है कि अब ये दौर ऐसा है कि अब राजनीति एक रास्ता हो सकती है कि मेरी एक पॉपुलैरिटी है, मेरा एक फैन बेस है, उसको कैसे कराया जाए,
तो राजनीति उसका एक बेहतर रास्ता है। तो उधर गए, उधर जाके घुस के अच्छा कर रहे हैं। जैसे रवि किशन हिंदी में कितना बढ़िया काम करते हैं, लेकिन भोजपुरी में एक भी उनकी अदाकारी का तो खैर कमाल है। मामला लीगल है आया है जो जी कितना कमाल काम है। लेकिन अभी देखिए बतौर भोजपुरी एक्टर उनका क्या अचीवमेंट, 0 है। तो वो अब कैश कराने का टाइम है, क्योंकि ढलान का दौर जो होता है ना, उसमें होता है जितनी जल्दी बटोर लो। तो अब है कि आपकी पॉपुलैरिटी है तो अब राजनीति में जाएंगे। अब एक ही एक्टर तो बच गया है और राजनीति में जाने से, कि भाई खेसारी लाल यादव बचे हैं बस। अब एक दिन वो भी सांसद बन ही जाएंगे। तो ये लोग कुछ, इनको किसी निष्ठा, किसी वैचारिकी से मतलब नहीं है। ये हवा के साथ बहने वाले लोग हैं। जहाज जब डूबता है किसी चीज का तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, उस तरीके से सिद्ध होंगे आगे चल के। मैं अब लिख के ले लीजिए, क्योंकि अभी लग रहा है कि ये बीजेपी में है तो ये पॉलिटिकल हालांकि बात करना क्या ही है, लेकिन जो वैचारिकी के साथ किसी संगठन के साथ जुड़ता है, उस संगठन की तो विचारधारा के है नहीं। जो लोग आ गए हैं, जैसे मनोज तिवारी जी अब दक्ष राजनीतिज्ञ और सीट भी बचा ले गए हैं। अब रवि किशन जी सीट बचा ले गए हैं, तो ये दक्ष राजनीतिज्ञ हो चुके। तो अब क्या है कि पवन सिंह के साथ खेला हो गया। पवन सिंह के साथ जो हुआ, पवन सिंह बेहतर बताएंगे, लेकिन असल क्या है, असल वही है कि असल ये है कि जहां से आप चाहते हैं ना, तो वो चीज जहां मिलती नहीं, तो फिर कहीं ये लगता है कि भाई तो कष्ट है, यहाँ लड़ने में मेहनत करनी पड़ेगी जी। पॉपुलैरिटी यूट्यूब के माध्यम से, जो वर्चुअल पॉपुलैरिटी, रियल पॉपुलैरिटी नहीं है ना, तो वर्चुअल पॉपुलैरिटी आपकी यहाँ की है और आप जाना चाहते हैं माइग्रेटेड भोजपुरियों के बीच में, वहां से लड़ने में कोई कष्ट रहा होगा, बट वो भी कहीं ना कहीं सेट हो ही जाएंगे। तो भोजपुरी इंडस्ट्री इन लोगों से कोई उम्मीद ना करे, या हम भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं सुधारेंगे तो यही। अच्छा, इस बार मैं तो पूरा होपफुल हूँ कि जब इतनी गालियां पड़ गई, इतने लोगों ने विरोध में बोल दिया है, तो सुधारेंगे भी। आपने ये बहुत बोला है विरोध में जो लोग अश्लील गाने गाते हैं। हाँ बोला है। वो अश्लील गानों से पहले एक उसका असल बात क्या है ना, हम ऊपर ऊपर की बात पकड़ लेते हैं। मेरा विरोध सिर्फ अश्लील गानों से नहीं था, मैंने अश्लीलता से विरोध है कि मेरा रिप्रेजेंटेशन नहीं है वो। असल में एक बड़ी गायिका थी और नाम क्या लेना, बट उन्होंने 2-3 दावे कर दिए थे और उन्होंने कहा कि भोजपुरी एक अश्लील भाषा है, वो जंग लगी भाषा है, उसको मैंने धार दी। फिर भोजपुरी के भिखारी ठाकुर को जिंदा करने का श्रेय ले रही थी कि भोजपुरियों को मैंने बताया अमुक जगह से आके। फिर उन्होंने कहा कि अश्लील गाने वालों को जेल जाना चाहिए। फिर एक किसी मेरे ख्याल से वायर या किसी, मतलब ठीक याद भी नहीं, पुरानी बात हो गई, तो किसी ऑनलाइन पोर्टल को भी उन्होंने दे दिया था कि 100 साल पहले भिखारी ठाकुर मर गए थे और दावा रिसर्च का है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तो ये जो 70s मिड 70s में जो मरे वो कौन थे। असल बात है कि आप किसी की मातृभाषा को गरिया के निकल नहीं सकते। तो मेरी लड़ाई सिर्फ इस वजह से थी कि आप दावेदारी जो कर रही हैं वो गलत है, और उसका लोगों ने कहा कि अमुक प्रजाति अमुक गायिका के खिलाफ बोला जा रहा है। नहीं, मैं अपनी मातृभाषा के पक्ष में खड़ा था, अभी भी खड़ा हूँ। खैर, तो हम बात कर रहे थे आपके 90s की, कि 90s की फिल्मों का जो प्यार है उसका आपकी प्रकाश डालिए। 90s के फिल्मों के प्यार पे क्या प्रकाश डालूं? असल में क्या है, मुझे लगता है कि अब तक ये आ रहा है, लोग कहते हैं इंसान अपना पहला प्यार भूलता नहीं है, वैसा ही है। मतलब आप समझिए कि सिनेमा तो पहला प्यार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसने में दीक्षित किया है ना, जीवन जीने का नजरिया दिया है एक तरीके से। लोग बड़ा अजीब सा लगेगा लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि शब्दावली जो चीजें हैं, कुछ भाषा अगर कुछ सही हुई तो समीर अनजान इनके गीत थे, दूसरे आनंद बख्शी के गीत थे, उससे कुछ सीखा हमने कि भाई ये चीज है, ये वर्ड भी होते हैं, ये मीनिंग। तो सिनेमा ने उस तरीके से दीक्षित किया। सिनेमा हमने जिया जरूर है, लेकिन उसको जीवन का अंतिम सत्य मान के नहीं जिया है। उससे एलिनेट होते रहे, फिर वापस लौटे, फिर एलिनेट हुए, फिर वापस लौटे। तो सिनेमा से हमने उतना ही लिया जितना खाने में नमक होना चाहिए था, और नमक का स्वाद हमेशा जीभ पे बना रहना चाहिए, क्योंकि नमक बोर नहीं करता बहुत ज्यादा, कम से काम चला लेते हैं आप उससे। जी, तो वो सिनेमा 19 तो किताब की शक्ल में है ऑलरेडी, और भी कहानियां हैं। तो उस दौर में वो क्या है कि किताब पे तो ये एक तरीके से देखा जाए तो आप ही के साथ ऑफिशियल किताब पे बात हो रही है, अदरवाइज तो किताब अभी सबमिटेड है, दोस्तों को पता है। उसकी भूमिका भी पंकज त्रिपाठी ने लिखी है और केतन ने लिखी है, ललन टॉप वाले, और एक कमाल के दास्तानगो हैं हमारे मित्र हिमांशु वाजपेयी। तो ये सारे वो लॉकडाउन नहीं आया होता तो 90s शायद उभर के छप के नहीं आया। अच्छा। तो 90s में हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। उसमें याद आया कि यार जीवन का एक हिस्सा है जो मेरे साथ चला ना जाए,
तो मैं उसकी एक लाइन में लिखी है कि मैं कौस्तुभ के लिए लिख रहा हूँ कि उसको पता हो कि सिनेमा देखने का एक दौर ये भी था कि ऐसे सिनेमा देखा जाता था। तो कि गेट कीपर तक से दोस्ती है आपकी, सिनेमा को जी रहे हैं आप, बाकायदा आके सोच रहे हैं अच्छा ऐसी भी चीजें होती हैं। तो वो सिनेमा की दीवानगी वाले 3-4 लोगों ने मिलके एक पॉडकास्ट किया और उसके बाद कई लोगों ने कहा इस पे लिखा जाना चाहिए। तो उन्होंने लिखना शुरू किया। फिर उस पर तो अगर तुम ही लिख दो, तो जो मेरे जिए हुए सच है गोपालगंज की जमीन के और सिवान के, तो उन्हीं को लेके मैंने बस लिखा। हम 5 दोस्त ही उसमें किरदार हैं, बाकी 3-4 और लोग हैं जो अलग से थे। तो उसको हमने रखा और गाने का वो रखा शीर्षक, और उसके बीच जो बड़ी घटनाएं हुई, मसलन एक है कि आना दोस्ती में दरार, दिव्या भारती के लिए उपवास और दोस्त की घर वापसी। दिव्या भारती के लिए उपवास किया आप लोगों ने? मैंने नहीं किया, वो मैंने कहा ना कि कुछ जो 4-5 लोग हैं, अच्छा। 4-5 लोगों में उसमें हमने कुछ और दीवाने करके सेक्शन है, तो कुछ और दीवाने सेक्शंस में से लिया है। हाँ, हमने कुछ बदतमीजियां की हैं, मतलब अभी अगर इंटरव्यू मेरे माता पिता को देखने को मिलेगा तो दिल टूट जाएगा उनका। तो अब इस उम्र में आ गए हम लोग कि अब दिल नहीं टूटना चाहिए। तो मैं पूरी माफी के साथ अपने माँ बाप से कहता हूँ कि 10th फेल होने की माकूल वजहें थी हमारे, भले ही 2-3 नंबर से रह गए थे, और बाद में उसको गोल्ड मेडल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के भले ढक लिया। और हाँ, मतलब ढक लिया, क्योंकि जीवन में अंतिम चीज सफलता है। अगर आप लाइफ में सफल हैं तो आपके 10 पाप छुप जाते हैं, और वो पाप नहीं था, वो बचपन का एक विचलन था। दोस्तों के सर्किल में सारे दोस्त इंजीनियर हैं हमारे, वो सारे के सारे। वो बात बताइए। नहीं तो वो वही है, हमने सिनेमा हॉल को ही अपने समर्पित किया है। सिवान का दरबार सिनेमा हॉल खत्म हो गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्लश हो गया, अपने बात कुछ और कह रहे थे? नहीं, मैं अभी क्या है कि मैं टीचर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वो बात बताइए जिसके चलते आप अभी माफी मांग रहे थे माता पिता जी से। वो तो कई सारी चीजें हैं ना, जैसे एक महेश है हमारा दोस्त, वो जिबूटी में रहता है, अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। तो महेश थोड़ा ताकतवर था, लंबा चौड़ा, उससे लोग डरते भी थे। तो वो स्कूल में दादागिरी टाइप की चीज थी उसकी। और हर्षवर्धन भी था। हर्षवर्धन, सबने एक एक एक्टर ओढ़ रखा था अपने जीवन में, और मैं मानिक मुल्ला की तरह, सूरज का सातवां घोड़ा का जो किरदार है कि सागू समझ लीजिए, मैं उसका एक ऐसा पार्ट था कि मैं लंबा तो था लेकिन ताकतवर इतना नहीं था कि, और घर से इतना दबा रहता था कि मतलब पिटा जाऊंगा घर जाके। तो जो बदमाशियां थी इन्हीं के साथ ग्रुप में होती थी। तो साइकिल की जो दूर से बच्चे आते थे उसकी घंटियां हम लोग खोल लेते थे ऊपर से, उसको बेच के बाद साइकिल वाले को उसकी टिकट से 2 रुपए का राजू वीडियो हॉल से फिल्म देख लिया। ये सब गोपालगंज का सिनेमा हॉल है, गोपालगंज वाले जानेंगे। साइकिल के सीट कवर महेश उड़ा देते थे। चोरी के काम हमने नहीं किया, लेकिन चोरी जो करता था उसके लिए पैसे से फिल्म देख लेते थे। तो इतनी दीवानगी, पता नहीं, वो दौर ही था, एक सुरूर था ना कि मुझे अब संघर्ष देखना अजय देवगन का। अब अजय देवगन तो ऐसी बीमारी होके लौटे थे। हमारे जनरेशन में कुछ लोगों के बाल जब बाकायदा चिक शैम्पू खरीद के ऐसे गिरा के ऐसे चला करते थे, 27.5 डिग्री टेढ़े होके गर्दन चला करते थे, उचक उचक के चला करते थे। वो भी अजय देवगन वाले स्टाइल में, हाँ, गर्दन जबरदस्ती टेढ़ा होकर उछल उछल के चलना, किसी के इश्क में खुद को लुटा दूं हो नहीं सकता, कोचिंग के दौर वाले दौर, और मैंने प्यार तुम्हीं से किया है टाइप से, जान तेरे नाम तो का। वो 2 बाइक के बीच संतुलन स्थापित करने नहीं, वो वाला ग्राउंड वो बाइक तो थी। हम लोग इतने अमीर नहीं थे कि बाइक से घूमते, हम लोग साइकिल वाले थे। बट साइकिल पे एक आध गलतियां हुई लोगों से, हालांकि वो गलती मैं कभी नहीं करता था, इतना चालाक रहा मैं, कुछ मालूम चतुराई रखी हमने। बट ये है कि सिनेमा के लिए जो कुछ कुछ तो अजीब सी चीजें हुई, जैसे विजय पथ हमने देख ली थी, और रुक हाँ, तो हमने सबने हीरोइन मतलब वो देख रखी थी कि ये हीरोइन हमारे ग्रुप की है, इसकी फिल्म देखनी है। तो रवीना टंडन को उन्होंने बड़ा सम्मान था। रवीना टंडन हाँ, तो वो एक सेंसेशन बन गया हाँ, थी, वो मस्त मस्त गर्ल थी। और उसके बाद वो तो खैर था ही, दिव्या भारती, वो उनके लिए क्या नाम है, विजय पथ से पहले वो एक ही रास्ता हुआ करता था, एक आंख मेरे यार की दुखे। तो हम लोग अब कहते हैं कि मिस्टर इंडिया के कांटे नहीं कटते दिन रात के बाद जो एक लंबा ब्रिज बना, गैप को फुलफिल किया रवीना टंडन ने आके अपने लिमिटेशन में। अच्छा। क्या मेरे यार की दुखे मेरे आंखों में आ गया पानी करके, एक गाना था एक ही रास्ता का। तो हमने कहा वहाँ भी ब्लू सिफॉन था, यहाँ भी ब्लू सिफॉन है, तो हम ऐसे मिला के अच्छा, कांटे नहीं कटते के बाद, अच्छा। हाँ, तो विजय पथ उन दिनों गोपालगंज से निकल गई थी और जाके सिवान में उन दिनों चल रही थी दरबार सिनेमा हॉल में। तो हर्षवर्धन को बड़ा ये लगा कि भाई हमने तो देखा नहीं। और क्या हुआ था कि विजय पथ में एक नई लड़की की एंट्री हुई थी जो बड़े प्यार से कह रही थी रुक रुक रुक, और हम सब रुक गए थे, हर्षवर्धन नहीं रुका। तो वो बोला कि जाके देखना, आनंद ने भी कहा कि जाके देखना है।
तो दरबार सिनेमा हॉल 35 किलोमीटर दूर था, हम वहाँ जाके हमने वो फिल्म देखी और वापस लौटे। तो साइकिल रखे कहाँ, तो साइकिल रखी गई थी कॉलेज में, स्कूल में, और स्कूल में लावारिस साइकिल को जमा कर लिया गया था। और अगले दिन सुबह जब पता चला कि इनकी साइकिल है, तो तमाम मजाक के, तमाम हमारे लॉजिक्स के बाद कि इतने एक्सक्यूजेस दिए कि ये कहानी है वो कहानी सब बताया गया, तो पब्लिकली मुर्गा बनाया गया। अच्छा। लेकिन कोई बात नहीं, क्या है, गिरते हैं से सवारी मैदान जंग में वाला भाव यहाँ फिर खड़े हुए, क्योंकि और भी कोई फिल्म आनी थी, क्योंकि मेरे ख्याल सिर्फ तुम का भी दौर था, हिंदुस्तान की कसम भी आनी थी, तो इतने से अगर मोरल गिर जाता तो कैसे देखते। सिर्फ तुम तो बाप रे, वो तो जादू था कुछ। हाँ, सिर्फ तुम हिंदुस्तानी कसम में ट्रेलर आया था, और मेरे सुनील भैया थे, मौसी के लड़के। तो सुनील भैया बड़े थे उम्र में, मतलब मेरे से बड़े थे साइज में, और दिखने में भी छोटे लगते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेरे से बड़े थे तो थे, और बड़प्पन का भाव लगा देते, मतलब अपने रखते भी हैं, पूरा अधिकार रखते हैं। तो वो टिकट कटा के लाए, और सिर्फ तुम हमने देखी, और 11 से 2 का शो, फिर 2 से 5 का भी शो देखा। मतलब वो हिंदुस्तानी कसम के साथ उसका ट्रेलर आया था, मुझे याद है, तो लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है, कि देखा नहीं है और प्यार हो गया है, इस तरह की कहानी। और क्या है कि हम लोग के जीवन में तो ऐसा कुछ था नहीं कि कोई लड़की है जिसको देखें, या फिर जो भी कुछ रहा होगा वो भी वन साइडेड ही चलता था उन दिनों। तो और इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि स्टॉप करें, क्योंकि फिर हर दूसरा आदमी पहचानता था कि फलाने आगे लड़का है, तो तमीज भी रखी रहनी थी पब्लिक में। तो ये तो बड़ी मुश्किल थी कि 90s आप लोगों में ईंधन भरने का काम करता था, लेकिन हम लोग मिसगाइडेड मिसाइल बने, तो ईंधन था, और शायद वो वजह रही कि फिर बाद में उसने अपना असल रंग दिखाया। फिर हम सब दिल्ली आके थोड़ी हिम्मत अंदर रही कि अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, ये फिर 90s में पे भी किया। फिर उसके बाद तो खैर, तो सिर्फ तुम हमने देखी, सिर्फ तुम कमाल की फिल्म रही। और वो फिल्म देखे जाने के थे इसलिए कि वो सुनील भैया ने बनियान में देखी, क्योंकि टिकट लेने में शर्ट फट गया था उनका। अच्छा, तो बनियान में देखी। तो ऐसी कई कहानियां रही, लेकिन असल बात है 90s पे जो बात है ना, 90s के इस दौर को मैं ऐसे भी देखता हूँ कि इसी दौर में भोजपुरी इलाकों में वीडियो कल्चर आया, लौंडा नाच रिप्लेस हुआ जो हमारा ट्रेडिशनली चल रहा था, और उसके बाद जो है फिर ऑर्केस्ट्रा कल्चर आया। मुजफ्फरपुर और बंगाल की लड़कियां फिर स्टेज पे नाचने लगी। जब लड़कियां स्टेज पे नाच रही हैं तो फिर लड़कों को कौन देखेगा जो लौंडा बन के नाच रहे हैं। तो वो बड़ा शिफ्ट हो गया। फ्यूडल स्ट्रक्चर के लोग थे हम लोग, उस तरीके की सोसाइटी हमारी रही है। तो लौंडा नाच रिप्लेस हुआ, वीडियो कल्चर भी गया, अब लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में आ गई। तो उसके बाद की स्थिति आपको पता ही है, लेटेस्ट आप जितने भी फोटोज देख लें कि लड़की नाच रही है, उसे पानी फेंका जा रहा है, लोग देख रहे हैं, जो अश्लील तमाम जो दृश्य बनते हैं। लेकिन ये हमारी जनरेशन ने देखा, ऐसे बदला, और अब उसका सबसे निकृष्टतम रूप हमारे सामने आके खड़ा हो गया है। तो ये 90s ने तो भोगा है इस चीज को। 90s के हमारा भोगा हुआ था, हमने देखा है कैसे चीजें बदली, पलायन किया हमने, हम भी पलायन कर रहे थे, और हमारी संस्कृति भी धीरे धीरे पलायित होकर कुछ और ही रंग ले रही थी, और हमने उसको बहुत देर से जाना। जब देर से जाना तब तक तो बहुत ही देर हो गई थी, और अब चिल्ला रहे हैं कि नहीं, ये तो नहीं था, ये तो नहीं होना चाहिए था, अब जो हो गया। लौंडा नाच को अधिकतर लोग थोड़े गलत उससे देखते हैं नजरिए से। बेसिकली वो भी तो एक कला है, कला का एक रूप है लौंडा नाच, और उसको सचमुच जिस तरीके से धीरे धीरे इन चीजों ने खत्म किया, वो विलुप्त ही हो गई मेरे ख्याल से। अब तो लौंडा नाच गलत क्या है, वो शब्द एक्चुअली गलत चुन लिया गया। हाँ। हमारे लिए वेस्टर्न यूपी में या फिर हरियाणा में लौंडा मतलब होता है गबरू जवान, हमारे यहाँ उत्तरायण पुरुषों के लिए प्रयोग होता है। लेकिन इसके आप देखिए ना, वो गलत था नहीं, जिस तरीके से लोगों ने मतलब प्रचारित करना शुरू कर दिया। इसको ऐसे समझिए, अब जो अश्लील आप दिखा रहे हैं ऑर्केस्ट्रा के नाम पे, घोड़ा दिखा रहे हैं, वो ज्यादा गंदा है, ज्यादा खराब है, उसके मैसेज गलत पास हो रहे हैं। लेकिन ये घटनाएं भी हो रही हैं, और लौंडा नाच में कम से कम ये बाउंड्री तो नहीं थी, मतलब बाप दादा भी देखते थे उसी सामियाने में, और पोता भी देख रहा है, तो ऐसा था। और सिर्फ यही नहीं था ना, वहाँ कहानियां चलती थी, गाने चलते थे, मंगलाचरण चलता था, जो लोग का एक चेहरा होता है। जैसे मेरे यहाँ, मुझे याद है कि मेरे लौंडा नाच की देखने की जो यादाश्त है, उसमें थामे हमारे यहाँ का शक्तिपीठ है, बहुत प्रसिद्ध माँ से हंसने खुआनी का। तो वहाँ कोई भी नाच इसी बात से शुरू होता था कि हफ्ता में दो बार पुजालू सूखे और सोमारो मैया थामे वाली हो मैया रासू वाली, तो राजू भगत के नाम से, तो ऐसे शुरू होता था। फिर गानों की पूरी सीरीज चलती थी, पॉपुलर गानों की, और उसके बाद फिर कहानी का एक पार्ट चलता था। तो ये सेटअप खत्म हो गया, सीधे रिकॉर्डेड गाने बजने लगे ऑर्केस्ट्रा में, फिर लड़कियां नाचने लगी। तो जितने लौंडा नाच वाले थे और बस मौसमी रह गए,
अब फिर से कुछ लोगों ने रिवाइव करना शुरू किया है, लेकिन वही रूप है ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने 2-4 देखा, और देखा मैंने बहुत कम है इसलिए पूरा दावे से नहीं कह सकता, लेकिन मैंने 2-4 बड़े प्रसिद्ध नाचों को देखा है इन दिनों के, तो दर्दनाक ही है। मुझे लगा कि इससे बेहतर था कि अपने घर ही बैठता, क्योंकि वो भी वही कर रहे हैं जो अब तक ऑर्केस्ट्रा वाले करना शुरू कर चुके हैं, अभी पीक पे हैं जिस तरीके से। तो मैं कहता हूँ इसको मजाक में कि हम 90s के लोग जो पलायन कर रहे थे ना, तो हम सिर्फ अपने जमीन से नहीं कर रहे थे, तो हमने कल्चर से भी पलायन कर लिया। तो जब लौटे तो फिर वो बहुत देर हो चुकी थी, वहाँ वो कुछ भी नहीं था। नहीं, तो अब हम सिर्फ नॉस्टैल्जिया पकड़ने जाते हैं। वहाँ के लोगों को इससे कोई मतलब ही नहीं है, आप बाहर धकेल दिए लोग हैं। तो हमारे यहाँ का सबसे चालू जुमला यही है पूरे भोजपुर अंचल में, अधिकतर हिस्सों में, कि जैसे आप गांव जाइए, गांव से जुड़ने की कोशिश कीजिए, तो पहले ही सवाल होता है कि कब जाना है वापस, कब तक हो, और ये कब तक हो। ये इतना खतरनाक मुहावरा है हमारे समय का कि कब तक हो। अब इस कब तक हो से हम जूझते हैं कि भाई ये क्या वही कब तक हो है कि जिसके लिए केदारनाथ सिंह कहते हैं गाँव आने पर कविता में कि भाई कैसे मिलूं कि मैं ही मिलूं और दिल्ली ना आए बीच में, कैसे निकलूं, मतलब कहते हैं कि गली से साबुत निकल जाए और कोई बिल्ली रास्ता ना काटे। मैं इनकी नजर में कोई सूटकेस या तौलिया तो नहीं हूं। तो जो हम तलाश में जा रहे हैं कि अपने की तलाश में जा रहे हैं, अपने कह रहे हैं कि नहीं तुम वहां के हो, अच्छा दिल्ली वाले बाबू आए हैं, कलकत्ते वाले बाबू आए हैं। तो हम उथले दौर में रह रहे हैं, बहुत अजीब से दौर में रह रहे हैं, और हम चाहे लाख छाती पीट लें कि अशोक, बुद्ध, चंद्रगुप्त, इनकी माटी पे हम पैदा हुए, हम पैदा ही हुए हैं, एक भी लौट नहीं रहा है। एक फिल्म देखा था मैंने, देशवा, उसका एक अद्भुत डायलॉग है, लड़का जो दिल्ली से सिविल्स की तैयारी करके लौटा है, तो गांव में रहना चाहता है, वो कहता है इतने सारे लोग IAS IPS हमारे यहाँ से लोग हैं। तो जो वहाँ जो दीपक सिंह एक एक्टर है, भोजपुरी के बढ़िया एक्टर है, वो उसका जो डायलॉग बड़ा कमाल का, वो कहता है कहाँ बालू, एक लौटा हो तो बताइए। तो हमने माटी ही नहीं तैयार की, हमारे यहाँ जितने लोग निकले हैं वो वापस नहीं लिए गए, आना भी चाहे। अच्छा। आप सोचिए ना इसका, आप पूरे कोरोना टाइम में जब सारे लोग लौट रहे थे, अकेला हमारा स्टेट था जो अपने यहाँ के मजदूरों को लेना नहीं चाहता था। अब याद कीजिए दृश्य, गांव के बाहर रोक दिए जाते थे। आप वो तो कहते थे इतने लोग एडजस्ट कहाँ करेंगे फिर। अरे बाप रे। तो ये कहानी कि भाई वो जो लौट जाएंगे सारे, वो करेंगे क्या वहां पे। तो हमने वो मैकेनिज्म ही तय नहीं किया। हमारे यहाँ से जो आप खाली होते हैं, निकलते हैं, तो वहाँ कुछ खाली नहीं होती है। एक अगली जनरेशन तैयार कर दी जाती है कि देख रहे हो ना, वो अरब गए थे, कमा के इतना हो गए, बॉम्बे गए थे, ये हो गए, तो आप तुम भी निकलो, चलो। मतलब निकलने के लिए तैयार बैठा है लड़का, और जो निकला वो उसको वापस वहाँ कोई आना भी चाहा तो मुश्किल है। तो वो दिक्कत रही है थोड़ा सा। ये एक सांस्कृतिक शून्य तत्व है हमारे पास, क्योंकि हम राजनीतिक रूप से गलत तरीके से प्रबुद्ध लोग हैं। और चाहे जितना भी हम लोग छाती चौड़ा करके घूम लें, ये सच्चाई हमारे माथे पे है कि दरअसल हमने अपने ही रूट्स को खोखला कर दिया। बिल्कुल। तो इसलिए जो छठ आप यहाँ कर लेती हैं, जो आत्मीयता यहाँ अपने लोगों में भाषा के नाम पे ढूंढ लेंगी, वहाँ पे जाकर भाषा की बात करिए, उतरते ही आप भोजपुरी बोलिए, रिक्शा वाला आपको देखते ही, आपके पहनाव को देखते ही हिंदी बोलना शुरू करेगा। और हिंदी भी ऐसी बोली जाएगी जो हंसेंगी, आपकी हिंदी है कि भोजपुरी है, मिक्स करके ही बोलेंगे। तो मुन्ना पांडे जी और बताइए, और क्या चल रहा है? और यही चल रहा है कि इन दिनों अपने संस्कृति मूलक अध्ययन को थोड़ा सा और गाढ़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी पढ़ाइयाँ चल रही हैं, कुछ फेस्टिवल्स के हिस्से बन के देखा है मैंने दुनिया के कामों को, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि दुनिया में और क्या बेहतर हो रहा है। तो वो उनसे जुड़ के अच्छा लग रहा है। बुंदेलखंड में कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, प्रताप वगैरह, तो उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक बहुत शानदार आयोजन इंदौर में हो रहा है, लिट चौक, जो अपने लोकल पहचान के साथ वहाँ पे धारा पांडे और निखिल कर रहे हैं। तो ये लोग अच्छा कर रहे हैं। तो ये लोग जो मिल गए कुछ साथी, इनको देख कर लगता है कि अपने इलाके के लिए बेहतर कर रहे हैं। तो तमाम खराब और विषम परिस्थितियों के बावजूद भी लगता है कि भैया ऐसा है, लौट के तो अपने तो करूंगा ही, चाहे जो हो जाए। तो हम लोग की, हम फिनिक्स की तरह है ना, भोजपुरी फिनिक्स की तरह है, अपनी राख से बार बार पैदा होंगे। उम्मीद जो है मतलब सपने तो देखने होंगे, तो हम लोग भी सपने देख रहे हैं। 90s की पूरे नॉस्टैल्जिया पे जो हमारी बात हुई है, उस पर किताब आ ही रही है। इसके अलावा भोजपुरी के बड़े आइकॉन्स के, जो लगता है कि भोजपुरी का मतलब ऑर्केस्ट्रा और जाज हार के और आला फला टाइप के गाने ही होंगे, वैसे नहीं। उस भोजपुरी के जो आइकॉन्स हैं, उस पर एक इंफॉर्मेटिव किताब आ रही है सर्वभाषा से, लोक के शिखर करके। अच्छा।
और सिनेमा पे मैंने कुछ अलग अलग पोर्टल्स पे लिखा है, कुछ व्याख्यान दिए, उस पर एक किताब आ रही है, सिनेमा गोई वाया जनरल टॉकिंग मेरा ब्लॉग है, तो उस पर आ रही है। तो ये 3 किताबें पाइपलाइन में, इस साल ये तीनों आ जाएंगी और इसी पे फिलहाल काम चल रहा है। और बाकी कुछ ये चल रहा है कि पढ़ के और मजबूत किया जा रहा है खुद को, कि और अपने रूट्स को क्या दिया जाए, तो इस रूट्स को दिए जाने की कोशिश में कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं।